नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो कि 23/12/2022 फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका प्रश्न हम लोग जीके जीएस के तमाम प्रश्न करने वाले हैं। 150 प्रश्नों में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए हैं, साइंस इंक्लूडेड, उस सभी प्रश्न हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेट 1, सेट 2 और सेट 3 3 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी। आप उसे भी जाकर के देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रिपीट होता है दोस्तों। ठीक है, उससे पहले ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको बिहार एसएससी की तमाम स्ट्रेटेजी और क्वेश्चन से रूबरू होने का मौका मिलेगा और अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुँचाने में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। जो 6ठे नंबर प्रश्न है उसको ज़रा देखिए और हम लोग करते हैं, साथ में भी करते हैं। आपको भी आता है तो आप भी नोट डाउन करते रहिएगा, कितना सही कितना गलत होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। घास का मैदान दे रखा है और ये कॉन्टिनेंट महाद्वीप दे रखा है, आपको बताना है कि कौन गलत है। ज़रा पहला नंबर ए देखिए, सेल्वास दक्षिण अमेरिका, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, पंपास यूरोप, ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं पंपास एक ठंडे वातावरण का घास है जो कि अर्जेंटीना में होता है। कहाँ पे होता है? अर्जेंटीना में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? अर्जेंटीना में होता है। और सबसे ये है कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का घास है दोस्तों, मतलब जहाँ पे ठंडा वातावरण होगा, ठंडे प्रदेश का जो ये घास है अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में पंपास घास पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन वेल्ड अफ्रीका ये भी याद रखिएगा और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। और कुछ जैसे कि लानोस, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का सवाल ये पूछा गया है। लानोस आप याद रखिए। लानोस जो है दोस्तों वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में। ठीक है, लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में है। क्लियर है, लानोस हो गया वेनेजुएला में। एक होता है पुस्टाज, ये भी पूछता है दोस्तों। एक है पुस्टाज, पुस्टाज कहाँ है? हंगरी। कहाँ है? हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। क्लियर है। आप जानते हैं प्रेरीज, आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका का है प्रेरीज। प्रेरीज कहाँ के है? प्रेरीज कहाँ के है? नॉर्थ अमेरिका। यूएसए वाला पार्ट जो है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज घास पाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। कह रहा है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि स्टडी ऑफ शैवाल यानी स्टडी ऑफ फंगी क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल मतलब एल्गी हो गया। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं और स्टडी ऑफ फंगी मतलब कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मैंने ट्रिक से इसको याद रखा किया कराया था कि शैवाल मतलब आप किसी को फेंक के मारते हैं तो कहेगा कि मारेंगे फेंक के वाल पे जाके गिरोगे, मतलब शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? माइकोलॉजी। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि फाइकोलॉजी किसको कहेंगे और माइकोलॉजी किसके कहेंगे। तो एक ट्रिक आप दिमाग में रखिएगा, ट्रिक से आप चीज़ों को आसानी से आप करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो शैवाल मतलब वाल में आप फेंक के मारेंगे तो फाइकोलॉजी हो गया। तो शैवाल अगर फाइकोलॉजी हो गया तो कवक ऑलरेडी माइकोलॉजी हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न कहता है कि शैवाल और कवक के बीच में जो मध्य सहजीविता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लाइकेन। आपने नाम सुना होगा लाइकेन का। ठीक है, इसको आपने सुना होगा लाइकेन का। लाइकेन जो है ना दोस्तों, ये वायु प्रदूषक सूचक के यानी इंडिकेशन यानी इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन का भी काम करता है। वायु प्रदूषक का सूचक है ये। क्या है ये? वायु प्रदूषक का सूचक है, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन है। लाइकेन का उपयोग किया जाता है वायु प्रदूषक सूचक के रूप में भी इसका किया। आप जानते हैं दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए पेड़ देखे होंगे, पेड़ पौधा तो देखबे नहीं किए होंगे भैया। आप देखेंगे पेड़ का जो तना होता है या उसकी जो टहनियाँ होती है, स्टेम या ब्रांचेज होते हैं, उस पर हरा हरा कलर के एक काई की तरह जम जाता है। काई की तरह जम जाता है हरे कलर का। वो भी एक क्या है? वो भी क्या है दोस्तों? वो भी एक लाइकेन है। वो भी क्या है? एक लाइकेन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पेड़ की जो छाल होता है, पेड़ का जो अपर लेयर होता है स्टेम या ब्रांचेज में, छाल पर जो उगने वाला लाइकेन है ना, पेड़ के जो छाल पर है उसके वहाँ पे उगने वाला लाइकेन को नाम दिया जाता है दोस्तों कार्टिकोल्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्टिकोल्स।
उसको बोलते हैं कॉर्टिकोल्स, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं कॉर्टिकोल्स। फिर से बता रहा हूँ, पेड़ के छाल पे उगने वाला लाइकेन को कहते हैं कॉर्टिकोल्स, ठीक है। और देखेंगे आप चट्टान पे भी, यानी पत्थर, जिसको पत्थर का फूल कहते हैं ना, वो एक्चुअल में पत्थर का फूल होता नहीं है, वो पत्थर में उगने वाला लाइकेन ही है, ठीक है, लाइकेन ही है। तो पत्थर पे जो उगने वाला लाइकेन होता है ना, उसको बोलते हैं सेक्सिकोल्स। क्या बोलते हैं उसको? सेक्सिकोल्स कहते हैं, ठीक है, सेक्सिकोल्स कहते हैं। अब ये तो पक्का नहीं भूलने वाला है टर्म है, यानी पत्थर पे फूल उगा दिए भाई साहब, तो कैसा होगा वो? सेक्सिकोल्स न होगा। अरे बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर सवाल देखिए, 7वें नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा है, देखिए 10वें नंबर सवाल कहता है, 10वें नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि प्रकाशीय तंत्र मतलब ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण मतलब प्रोपगेशन ऑफ लाइट किस सिद्धांत मतलब किस थ्योरी के अनुसार होता है? मतलब कहने का कि ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, यानी प्रकाशीय तंत्र में प्रकाश का जो संचरण है, वो किस सिद्धांत पे होता है? तो भाई साहब ये आप जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंत्र का उपयोग इंटरनेट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में भी मदद किया जाता है, ठीक है, मदद किया जाता है। और इसका जो सिद्धांत है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, TIR। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा जो चमकता है ना दोस्तों इतना, यानी हीरा क्या है? एक कार्बन का अपरूप है, और वो जो चमकता है ना, उसमें भी यही प्रॉपर्टी की वजह से चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप कभी कभी देखिएगा दोस्तों कि आपका जो दर्पण है, शीशा जिसमें अपना थोबड़ा देखते हैं, शीशा अगर चटक जाए, मतलब कहीं से कट फट जाए, तो वो भी अत्यधिक चमकने लगता है दोस्तों, वो भी क्या कहता है? वो चमकने लगता है। तो शीशे में जो, यानी कांच में जो दरारें होती है, और दरार का जो चमकना होता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 157 जो है वो राज्यपाल का योग्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से आर्टिकल नंबर 157 संबंधित है। अब राज्यपाल का योग्यता क्या क्या है, ज़रा उसको देखते हैं। तो राज्यपाल अगर आपको बनना है तो आपको क्या होना पड़ेगा पता है ना? भारत का नागरिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? भारत का नागरिक होना पड़ेगा। और आपकी आयु जो है कम से कम कितने होने चाहिए? यानी 35 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर आपको MLA बनना है तो 25 वर्ष, MP बनना है तो 25 वर्ष, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपको राज्यपाल बनना है या राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम कितने उम्र हो जाना चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाए, या भारत का नागरिक हो, वह राज्यपाल बनने के योग्य है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि राज्यपाल जो है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। और आपको राज्यपाल बनाया गया, तो आपको बिहार में आपको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसी राज्य में आपको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब राज्यपाल का जो अवधि है ये वैसे तो 5 वर्षों के लिए होता है, वैसे 5 वर्षों के लिए होता है राज्यपाल की अवधि, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब चाहेंगे इनको कहीं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उसको फिर हटा भी सकते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करते हैं। वैसे 5 वर्षों के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। क्लियर है? और अगर अगला पॉइंट आप देखेंगे तो अनुच्छेद 155 भी याद रखिएगा, ये भी खूब पूछा जाता है। आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 155 में है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में है, ठीक है। लेकिन एक बात बताते हैं आपको, पहले ये था कि एक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप अगर कहीं बिहार का राज्यपाल बन गए, तो आपका मन चढ़ गया कि हम बंगालों का राज्यपाल बनेंगे, तो ये सही नहीं था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 7वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1956 में हुआ, कब हुआ? 7वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ। उसमें ये प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक राज्यपाल यानी एक व्यक्ति
एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में कार्यभार कर सकते हैं। ये प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया। क्लियर है यहाँ तक? पक्की बात बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? आप जानते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है दोस्तों? आप जानते हैं नदर्न, ये ग्लोब है, ये अब ग्लोब है, मान लीजिए इक्वेटर है, ठीक है, ये क्या है? इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। आप देखिएगा कि इक्वेटर के नदर्न साइड में क्या है? या तो यहाँ पे बहुत ठंडे प्रदेश हैं, या इधर कंट्री बहुत ज़्यादा है, देश है। लेकिन सदर्न साइड में आप देखिएगा कि कंट्री यानी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप कम है, और यहाँ पे समंदर ज़्यादा है, ओशियन यानी महासागर बहुत ज़्यादा है। तो महासागर बहुत ज़्यादा सदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से समताप रेखाओं का टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। तो विशाल महासागरीय विस्तार होने की वजह से दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी पाई जाती है। टेढ़ी मेढ़ी कब होगी? जहाँ पे मान लीजिए ताप का डिफरेंस ज़्यादा होगा। समताप का मतलब वही हुआ कि ऐसा काल्पनिक रेखा जो किसी पार्टिकुलर किसी खास जगह का तापमान को बताए, उसी को तो समताप रेखा कहते हैं। ये एक्चुअल में ग्लोब में या अर्थ पे या पृथ्वी पे खींचा गया नहीं है, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है। तो अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होने का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस इन टेम्परेचर, मान लीजिए अगर यहाँ से मान लीजिए पॉइंट ए है ये, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट ए बी के बीच में तापमान एक समान है, कांस्टेंट है, तो रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों होगी? रेखा तो एकदम सीधा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर रेखा ऐसा है, इसका मतलब तापमान कहीं बढ़ रहा है तो तापमान कहीं घट रहा है, तापमान कहीं बढ़ रहा है, तापमान कहीं घट रहा है। तो तापमान बढ़ेगा घटेगा कब? जब यहाँ पे समतल भूमि होगी, जब यहाँ पे क्या होगा? प्लेन्स होगा, एरिया होगा, लैंडफॉर्म्स होगा। क्योंकि लैंडफॉर्म में तापमान का क्या होता है दोस्तों? उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए पूरे यहाँ पानी हो, अगर महासागर हो, सिर्फ पानी हो, तो पानी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा महासागर में, ठीक है। थोड़ा बहुत देखने को ये मिल सकता है कि मान लीजिए कि जो इक्वेटर के थोड़ा पास है, जैसे कहने का मतलब तमिलनाडु के पास का पानी और श्रीलंका के पास का पानी, थोड़ा बहुत टेम्परेचर में अंतर होगा, ठीक है। लेकिन उतने ज़्यादा टेम्परेचर का अंतर तो होगा नहीं। तो हमारा समताप रेखा जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। समझ में आ गया आपको? सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का टेढ़ा मेढ़ा होने का ना कारण है, कम टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो उसका रीज़न यही है कि सदर्न हेमिस्फीयर में विशाल महासागरीय विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? एक बात बताइए कि सबसे पहले तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसकी नियुक्ति, इसका गठन कब किया गया? प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों, आप सेट 2 जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। ये 1993 में इसका गठन किया गया सबसे पहली बार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं NHRC, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मतलब अगर आपका अधिकार का हनन हो रहा है तो आप यहाँ पे कंप्लेन दायर कर सकते हैं। अब सवाल पाइए कि आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया जाता है? तो सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसे नियुक्त किया जाता है। लेकिन 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, मतलब मानवाधिकार संरक्षण संशोधन हुआ, संविधान संशोधन नहीं, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन हुआ 2019 में। उसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस या फिर सिर्फ जस्टिस हो, तो उसे भी इस आयोग का अध्यक्ष चुना जा सकता है। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना दोस्तों, ये बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय मतलब इसमें एक से ज़्यादा लोग सदस्य हैं। तो कितने हैं? याद रखिएगा 5+1, यानी 5 जो है मेंबर होंगे और एक उनका अध्यक्ष होगा, यानी टोटल मेंबर होंगे 6। टोटल मेंबर कितने होंगे? 6, मतलब 5 मेंबर्स होंगे और एक जो होंगे वो क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। क्लियर है? यानी टोटल मेंबर्स हो गए 6। अगर आपसे पूछे कि इसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो इनकी नियुक्ति जो है 3 वर्षों के लिए की जाती है। या मान लीजिए आप 3 वर्ष से पहले 70 वर्ष का हो गए, बूढ़े हो गए, तो या तो 70 वर्ष या तो 3 वर्ष, यानी 3 साल के लिए 70 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 3 साल के लिए 70 वर्ष की आयु तक इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? प्रतिरोधकता मतलब कंडक्टिविटी,
रेसिस्टिविटी कहते हैं इसको, सॉरी रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो सबसे पहले एक बात बताइए, प्रतिरोधकता की जो एसआई यूनिट है वो तो ओम मीटर है। क्या है वो? ओम मीटर है। क्या है वो? ओम मीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन प्रतिरोधकता होता क्या है? प्रतिरोधकता होता है दोस्तों कि विद्युत का जो क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका, और करंट यानी धारा का जो घनत्व है यानी जे, जिसको करंट डेंसिटी कहते हैं, ये दोनों का जो रेशियो यानी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी प्रतिरोधकता का मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता और धारा की जो घनत्व है ये दोनों का अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला सवाल है हमारा, देखिए 18 नंबर का सवाल कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद की जयंती पे, जन्म दिवस पे, है ना, मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पे हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? सॉरी 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी होगा, 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? यूपी में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ये भी आप दिमाग में रखिए। इलाहाबाद के रहने वाले थे वो। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। और 25 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? ये अंत्योदय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं इसको? अंत्योदय दिवस मनाते हैं। क्यों अंत्योदय दिवस मनाते हैं? क्योंकि 25 सितंबर को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है, वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जयंती है 25 सितंबर को। इसीलिए इसी दिन अंत्योदय योजना हम लोग मनाते हैं। और अच्छा, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल दिवस यानी राष्ट्रीय खेल जो है, ये पुरस्कार जो है यानी राष्ट्रीय खेल दिवस, पुरस्कार नहीं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जा रहा है? आप कहेंगे 2012 से मनाया जा रहा है। 2012 से मनाया जा रहा है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पे, जन्म के दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। कह रहा है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क को जरा देखिए क्या है? SSARC। सार्क का मतलब होगा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, फिर से सुनिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। मतलब हुआ कि इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का ही नाम है सार्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल की राजधानी। ठीक है, काठमांडू। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। अगर आपसे पूछे इसमें कितने सदस्य हैं सार्क में, तो टोटल 8 सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ये नीचे से याद कीजिए। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक। देखिए यहाँ मालदीव, श्रीलंका, देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, उसके बाद फिर अफगानिस्तान। फिर से बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे भूटान, और यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाइए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, तो ये मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, और ये हो गया बांग्लादेश। तो कितने लोग हो गए? 2, 3 2 5, 2 7 और 1 भारत, 8 हो गया। तो फिर से बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर से बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसमें 8 सदस्य हैं। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1985 में ढाका में हुआ था। 1985 में कब हुआ था? 1985 हुआ, ढाका में हुआ था। और ढाका में ही सार्क का प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। ठीक है, ढाका में ही सार्क का प्रथम सम्मेलन या अधिवेशन ही हुआ था, ढाका में ही। कहाँ हुआ था? ढाका में ही हुआ। अब इसमें कौन से देश नहीं है देख लीजिए, मालदीव है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगान और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है। तो मॉरिशस नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है दोस्तों। यहाँ पे भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि समीर वी कामत डैश क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। आप जानते हैं DRDO के अध्यक्ष हैं, तो ये रक्षा क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? देखिए, प्रति हेक्टेयर पूछा है,
प्रति हेक्टेयर पूछा है। अगर पूछता है गन्ने में सिर्फ उत्पादन पूछता तब तो यूपी हो जाता। अगर गन्ने में सिर्फ उत्पादन पूछता तो क्या होता, उत्तर प्रदेश हो जाता। लेकिन प्रति हेक्टेयर पूछा है तो तमिलनाडु आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे समझिए, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर कौन करता है, तमिलनाडु। जैसे ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो पंजाब में होता है। लेकिन आपसे पूछिए भाई साहब, गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु में है, लेकिन चीनी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है चीनी का प्रोडक्शन। ये भी सवाल पूछा हुआ है, चीनी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। ऐसा क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में चीनी की मिल ज़्यादा है। अब खाली गन्ने से चीनी थोड़ी ना बनेगा, गन्ना को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, गन्ने की प्रोसेसिंग होती है तब तो चीनी बनेगी। हाँ भाई, अच्छा ये समझ में आ गया। अब गन्ना को देखिए, ये जो गन्ना है ना, ये भारत का अपना 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 फसल है, भारत का, यानी इसका जो जन्म हुआ है ना भारत में ही हुआ है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गन्ने का कहाँ होता है, भारत में होता है। क्लियर है। अब देखिए, हेलसिंकी राजधानी है किसकी, हेलसिंकी किसकी राजधानी है, तो सबसे पहली बात तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिनलैंड और आइसलैंड दिख रहा है, जिसका मतलब हमें ये चीज़ और समझना चाहिए, एक नॉर्डिक सागर है, नॉर्डिक सागर है, तो नॉर्डिक सागर के आसपास जो देश है ना दोस्तों, उसको नॉर्डिक कंट्री या नॉर्डिक देश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नॉर्डिक देश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नॉर्डिक देश कहते हैं। तो नॉर्डिक देश का सदस्य, यानी नॉर्डिक देश में कौन कौन आता है, देखिए फिनलैंड आता है, आइसलैंड भी आता है। तो याद कीजिए कैसे, तो सबसे पहले देखिए डेनमार्क, नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्वे, फिर फिनलैंड, फिर आइसलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन। तो कितने देश आ गए, 5 देश आ गए, यानी नॉर्डिक कंट्री में 5 देश आ गए। कौन कौन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन। क्लियर है, चलिए ठीक। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है बीटा क्षय यानी परिणाम है, मतलब बीटा कण का जो क्षय होता है वो परिणाम है दुर्बल नाभिकीय बल का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर में इंटर लेवल एसएससी का जब एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया था। तो बीटा यानी बीटा क्षय जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा का किरण जो है वो प्रसारित निकलती है। तो जब बीटा क्षय होता है ना, तो एलिमेंट के साथ कुछ उलटफेर होता है। क्या होता है ज़रा देखिए, जब किसी तत्व में, मान लीजिए किसी एलिमेंट में बीटा का क्षय हो गया, तो होगा क्या, उस तत्व का जो परमाणु संख्या है, यानी जेड जो है, परमाणु संख्या जो है वो 1 इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर परमाणु संख्या 5 है और बीटा 6 हो गया, तो परमाणु संख्या हो जाएगा 6, यानी जेड का 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और परमाणु भार जो है, एटॉमिक मास जो है दोस्तों, ये एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से सुनिए, अगर बीटा क्षय हो रहा है किसी रेडियो एक्टिव तत्व से, तो परमाणु क्रमांक जो है, यानी परमाणु संख्या जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बढ़ जाएगा, और परमाणु भार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, भाई 27 नंबर सवाल क्या कहता है, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो पंचायत के अध्यक्ष लोगों के द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप डायरेक्ट नहीं चुनते हैं पंचायत को, गांव का पंचायत का अध्यक्ष को क्या चुनते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, डट्टन ने किया था, अमेरिका का रहने वाला था दोस्तों ये डट्टन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के भारत में जनक पूछा है तो स्वामीनाथन। अगर पूरे विश्व में पूछता है तो कौन होता दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग होता। अगर भारत में पूछा है तो स्वामीनाथन, विश्व में पूछता है तो बोरलॉग होता है, नॉर्मन बोरलॉग। आप जानते हैं भारत में जो है हरित क्रांति जो है 1966 से, याद रखिएगा 1966 और 67 से जो है स्टार्ट हुआ था। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वो गेहूं का प्रोडक्शन में हुआ। कहाँ हुआ, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। अगर पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, तो पंजाब को हुआ, हरियाणा को हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, वेस्टर्न यूपी को फायदा हुआ। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब। आगे क्या कहता है सवाल कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे पहली बात तमिलनाडु में है, क्लियर है। दूसरी बात क्या, किसने बनवाया, तो ये चोल वंश का एक द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर जो है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो बृहदेश्वर मंदिर है।
दूसरा नाम क्या है, बृहदेश्वर मंदिर। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। चोलकालीन मंदिर में बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ भूमिका है इनका, ठीक है, बड़ा ही उत्तम नाम है, प्रसिद्ध है। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, तमिलनाडु का। राजराजेश्वर मंदिर का ही नाम क्या है दोस्तों, बृहदेश्वर का मंदिर। क्या नाम है इसका, बृहदेश्वर का मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। तो चोलकालीन द्रविडियन शैली में ये बनाया गया है। किस शैली में बनाया गया है, द्रविडियन शैली में बनाया गया, ठीक है। और राजराज प्रथम ने बनाया, चोल का शासक राजराज प्रथम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर सवाल देखिए ये पूछने का एग्जाम में कोई वजह था नहीं, लेकिन पूछा गया। ये ट्वेल्थ में जब आप पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म्स या इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। या फिर 11th में जो आप सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, वहाँ भी इसका यूज है, 11th में सेंटर ऑफ मास। ये सवाल देखिए कहता है कि वृत्ताकार चकती है, मान लीजिए डिश है, वृत्ताकार चकती मतलब डिश, तो डिश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आई बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण किसी उसके व्यास के परितः होता है, मतलब उसके डायमीटर का राउंड क्या होता है, आप याद इसको कर लीजिए, mr²/4 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए सुगौली की संधि कब संपन्न हुई। अच्छा भाई देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्या सुगौली की संधि हुई क्यों, क्योंकि सुगौली की संधि क्योंकि जब संधि होता है दोस्तों, तो उससे पहले मार होता है, तो मार कुटाई होगा तब ना कंप्रोमाइज़ होगा। अरे संधि कब होगा, मान लीजिए दो लोगों में जो है संधि कब होगा, जब दो लोगों में मार हुआ है। संधि मतलब कंप्रोमाइज़ करना, ठीक है। तो इसका मतलब मार हुआ होगा तब तो संधि हुआ। हाँ भाई मार हुआ, तो किसके किसके बीच में मार हुआ, तो आप ऑप्शन देखिए, तो ज़रा ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन में सब 19वीं सदी की बात कर रहा है। ये 19वीं सदी में हमारे ऊपर राज कौन कर रहा था, तो अंग्रेजवा कर रहा था। और यहाँ ऑप्शन है नेपाल, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में मार हुआ। और ये मार चला है दोस्तों 1814 से लेकर के 1816 तक, यानी 2 साल तक जो है आंग्ल नेपाल युद्ध इसी को कहते हैं। आंग्ल मतलब अंग्रेज, नेपाल को मतलब आंग्ल मतलब अंग्रेज, और नेपाल। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो 1814 से लेकर के 1816 तक चला है। और जब 1816 में ख़त्म हुआ युद्ध, तो किस संधि के तहत ख़त्म हुआ, तो सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि कब हुई, तो 1816 में हुई, ठीक है। अच्छा, क्या अभी हम अगर तत्कालीन भारतीय ज्योग्राफिकल भूगोलिक परिस्थिति को देखें, तो क्या हमारे लिए अभी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, सुगौली की संधि महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब फायदे का काम हुआ या घाटे का काम हुआ। अभी के लिए देख लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप अभी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखें भारत का, मतलब भौगोलिक स्ट्रक्चर देखें, तो सुगौली की संधि हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ या घाटे का सौदा हुआ, जो कि 1816 में हुआ था। तो इसका आंसर है दोस्तों फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसी सुगौली की संधि के तहत, तो ये जो उत्तराखंड का देहरादून है ना दोस्तों, देहरादून है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, ये सब हमें जो प्राप्त हुआ है, यानी भारत में हुआ है, ये सुगौली की संधि में ही हुआ है। और आप जानते हैं कि सिक्किम को एक अलग राज्य बना दिया गया था। इसी संधि के तहत सिक्किम को एक अलग मतलब स्वायत्त अधिकार उसको दे दिया था। और आप जानते हैं इंदिरा गांधी द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य में मतलब भारतीय देश में विलय कराया गया था 1975 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी सवाल पूछता है कि सुगौली की संधि के समय या आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग नहीं बोल रहा हूँ, लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर के 1823 तक हमारे देश में यानी भारत का गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। 10 साल तक ये टोटन रहा था लॉर्ड हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग नहीं है दोस्तों, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही सुगौली की संधि या आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आगे देखिए, कहता है कि इथेन, बहुत बढ़िया भाई, इथेन ये भी बता रखे हैं हम, C2H6 है। अच्छा, मतलब 2 कार्बन, और इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो कैसे बनेगा, इथेन सिंगल बॉन्ड। इथेन का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। इथेन ये हो गया 2 कार्बन, और देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 3 4 5 6, यानी हाइड्रोजन हो गया, यानी यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये तो हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। अब इसके पास क्या है, कौन से बंध हैं, है ना। तो बंध 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, या तो पाई बॉन्ड होगा या फिर सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी पाई बॉन्ड होगा या सिग्मा बॉन्ड होगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड हो
फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड में पाई बंद नहीं होता है, सिर्फ सिग्मा होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सिग्मा बंद हो जाएगा। सिग्मा को बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट 7 हो जाएगा ना, सी सी के बीच में भी होगा। ऐसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यानी 7 सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 सिंगल बॉन्ड हो, मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो ऊपर वाला यानी एक सिग्मा होगा और ये दोनों मिलकर के 2 पाई होंगे। स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं ना। अगर एक बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो, तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एक सिग्मा और 2 पाई, मतलब सिग्मा एक हमेशा रहेगा, पाई बढ़ता जाएगा। क्लियर है। देखिए हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़, अब छोड़िए बांधवगढ़ से समझिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी पूछता है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, आप ये याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में कौन सी संस्था भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने की उत्तरदायी थे। CSO है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका स्थापना 1951 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से किस देश का मानव सूचकांक 2021 में भारत से बेहतर रहा था, तो ये श्रीलंका था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2022 के विजेता कौन है, विनोद शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। देखिए भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो साहित्य अकेदमी के द्वारा जाता है। आप जानते हैं साहित्य अकेदमी का स्थापना 1954 में हुआ था और पहली बार अवार्ड जो है 1955 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्राइम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा के लिखे हैं, तो रत्नाकर सेठी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह कहाँ जन्मे हैं, तो पाकिस्तान के बंगा गांव में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1907 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, 1907 में इनका जन्म हुआ है। क्लियर है। चलिए, कह रहा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, काशी के नरेश अशोसेन के पुत्र थे ये पार्श्वनाथ। ठीक है। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। ठीक है। ऋषभदेव इनके पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे जैन धर्म के। क्लियर है। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 में निर्धारित नगद कोष अनुपात 4.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए 67 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1963 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे देखिए, याद रखिएगा। कह रहा है विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किस में मापते हैं, तो वोल्ट मीटर में, और इसका यूनिट भी वोल्ट होता है। ठीक है। एनीमोमीटर में जो है आर्द्रता नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से स्मॉल डिफ्लेक्शन इन करंट। ठीक है। एमीटर से क्या मापते हैं, करंट मापते हैं। ये सभी याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा लैक्टिक अम्ल जो दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो किस में पाया जाता है, दूध में। टार्टेरिक अम्ल इमली में। ठीक है। एसिटिक अम्ल जो है विनेगर में, सिरका में। समावयकता प्रदर्शित करती है, तो ये प्रकाशीय समावयकता प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, तो सबसे पहले बताइए राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी को मतलब हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अभी इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। तो कह रहा है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए सवाल हमारा।
कह रहा है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ कब? ये हुआ 1824 से लेकर के 1826 तक। याद रखिए, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से लेकर के 1826 के बीच में हुआ। और यांडबू की संधि के द्वारा, यानी यांडबू की संधि 1826 में हुआ। यांडबू की संधि जैसे कि आंग्ल नेपाल युद्ध, सुगौली की संधि, और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध यांडबू की संधि द्वारा क्या हुआ? संपन्न हुआ, यानी खत्म हुआ। यानी यांडबू की संधि के द्वारा आंग्ल वर्मा युद्ध की समापन हुई। और इस समय जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, लॉर्ड एमहर्स्ट था। लॉर्ड एमहर्स्ट था। आप जानते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 5 साल के लिए रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग के जस्ट बाद आया था। 1823 से 1828 के बीच में लॉर्ड एमहर्स्ट रहा था। देखिए, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है एक राजस्व घाटा प्रदेश, घाटा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अधीनस्थ विधायन समिति। अधीनस्थ विधायन समिति ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, कहता है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का आप सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिए, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। और जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड में जब पानी मिला देंगे आप, जब इसमें पानी मिला देंगे तो एसिटिलीन गैस छोड़ता है दोस्तों। ये रिलीज होता है कौन गैस? एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, एसिटिलीन गैस या इसी को एथाइन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यही एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग करने में, तो है ना। लोहा का साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह पर जो वो फ्रैक्चर हो जाता है तो वेल्डिंग करते हैं ना, या ग्रिल का वेल्डिंग करते हैं ना, गेट वगैरह का, उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस कैसे होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड को जब पानी से रिएक्शन करा देते हैं तब। अब कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? 2 कार्बन परमाणुओं के बीच। देखिए, एसिटिलीन गैस कैसे बनता है? ये बनता है C ट्रिपल बॉन्ड C। एसिटिलीन में C2 है, तो C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अभी मैंने बताया अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई, तो 1 सिग्मा और 2 पाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, कह रहा है मिशन इंद्रधनुष आप जानते हैं कि बच्चा और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। 2015 में इसको 2014 में 25 दिसंबर 2014 से इसको लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। आगे देखिए, कह रहा है वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। तो क्लोरेला ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला। ठीक है, आप एक और शैवाल का नाम जानते होंगे, बोलिए क्या? तो एक शैवाल का नाम जानते होंगे नॉस्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं नॉस्टॉक। देखिए, नॉस्टॉक और एनाबेना, ये शैवाल का नाम जानते होंगे आप। इसका यूज है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में उपयोग किया जाता है। कौन कौन? नॉस्टॉक और एनाबेना। और क्लोरेला क्या होता है? क्लोरेला वो ये शैवाल है दोस्तों, और ये अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है। तो सेक्रोमाइसिस सेरेविस क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ट्रिब्यूनल मतलब न्यायाधिकरण किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42 आप जानते हैं 1976 में इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया। आगे देखिए, कहता है प्रकाशग्राही कोशिका यानी रॉड और कोन उपस्थित होते हैं कहाँ पे? रेटिना में। शलाका और शंकु कहाँ होते हैं? रेटिना में। आप जानते हैं कि हमारे आंख में इमेज यानी इमेज जो है वो कहाँ बनता है? रेटिना में ही बनता है। आगे देखिए, कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? सबसे पहले ये बात बताइए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में कोई शंका हो तो उसका निर्धारण, उसका समाधान करेगा कौन? उसका समाधान करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, अंतिम फैसला होगा। और किस अनुच्छेद के तहत करेगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 71। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कहाँ से शुरू किया गया था? तो हरियाणा के पानीपत से किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और 2015 में। ठीक है, कह रहा है किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो 1969 और 66 से 69
हुआ क्या था कि आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए चलाया जाता था, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण, आर्थिक कमज़ोर होने के कारण 66 से 69, 66 से 69 तक एक एक साल का प्लान 3 बार चलाया गया, एक एक साल का, यानी 3 साल तक चला, एक एक साल का, ठीक है। यही एक एक साल का लक्ष्य निर्धारित किया जाता था और उसको पूरा करने के लिए कार्य किया जाता था। तो ये योजना अवकाश जो है ये क्या है, 1966 से 69। एक सवाल और पूछता है दोस्तों, रोलिंग प्लान। मोरारजी देसाई की सरकार में रोलिंग प्लान आया था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, इसको बोलते हैं दोस्तों अनवरत योजना। ये चला था दोस्तों 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा चलाया गया था। क्लियर है। आगे देखें, देखिए अनुच्छेद 39A का प्रावधान करता है। सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 39A जो है DPSP का पार्ट है। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप जानते हैं भाग 4 में संविधान, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है, और जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब आप नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये राज्य सरकार की दायित्व है कि वो उसमें दिए गए कानून को अपने सरकार में अपने जनता के बीच लाए, और जनता अपनी निर्णय जो है इलेक्शन में करेगी, ये ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। लोक निर्माणकारी राज्य की स्थापना के लिए DPSP का प्रावधान किया गया है, उसका गठन किया गया है। 36 से 51 तक आर्टिकल है। 39A जो है दोस्तों ये समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लेकिन हमारे मूल संविधान में 39A का प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बिंबिसार किस राजवंश के शासक थे, आप जानते हैं मगध के हरियंग राजवंश के शासक थे। कह रहे किस प्रदेशों में शीत वर्ष में वर्षा होती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत वर्ष में यानी वर्षा होती है। क्लियर है भाई। 101 हो गया। अब देखिए 102 नंबर सवाल नहीं है। 104 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 104 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 109 नंबर सवाल देखिए, कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को मतलब अलग करने के लिए, अवक्षेपित करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 113 नंबर सवाल देखिए कि CRR, ठीक है, RBI द्वारा नगद आरक्षित कैश रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं। CRR को क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। CRR में वृद्धि घोषणा का अर्थ क्या है, घोषणा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो घोषणा का अर्थ ये है भाई साहब, CRR में जो घोषणा होता है कैश रिजर्व रेशियो, घोषणा का अर्थ ये है कि जो कि रीजनल बैंक है, फाइनेंशियल बैंक है, जैसे SBI PNB, उसके पास उधार देने के लिए धन कम होगा तब, मतलब उसके पास धन कम करने के लिए CRR का प्रावधान RBI करता है। क्योंकि धन ज़्यादा होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए SBI के पास बहुत पैसा हो गया या PNB के पास बहुत पैसा हो गया, तो ये पैसा का क्या करेगा, रखे अचार थोड़ी ना बनाएगा, ये जनता को देगा टैक्स पे, इसका इंटरेस्ट लेगा, ये ब्याज कमाएगा। अब जनता को खूब बांटेगा। अगर जनता को ढेर पैसा हो गया ना भाई, तो हुमच के महंगाई बढ़ाएगा, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, तरलता बढ़ जाएगा मार्केट में। अगर मार्केट में तरलता बढ़ जाता है तो वही महंगाई का मेन कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शिंजो एबे डैश के प्रसिद्ध नेता थे, आप जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के। आगे देखिए अगला सवाल है हमारा दोस्तों कि जगदीशपुर बिहार में 1857 का नेतृत्वकर्ता कौन थे, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार जो है वो किनको मिला है, वो मिला नीना गुप्ता। आप जानते हैं बड़ा ही फेमस है मैथमेटिशियन है, नीना गुप्ता को वयस्क मतलब रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नीना गुप्ता। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है, इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री, इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है।
क्लियर है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री, इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का मतलब राज्यपाल जो है राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होगा और उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होंगे। इसका प्रावधान अनुच्छेद 163 में किया गया है। आगे बढ़िए भाई साहब। अब कह रहा है भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया कहाँ पे? ये क्या गया? जोरहाट, असम में है। कहाँ पे है? असम में, जोरहाट में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा भैया। ठीक है। कह रहा है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? पूर्व मध्यकालीन, मध्यकालीन से पहले उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब समझ रहे हैं ना, गुजरात वगैरह, राजस्थान गुजरात की जो लिपि है वो कौन सी थी? तो वो लिपि थी दोस्तों शारदा लिपि। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले ये बहुत ही रेयर सवाल पूछा गया है, शायद ही कोई एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। उत्तर पश्चिम समझ रहे हैं ना, ये वाला भाग जो है हमारा भारत का उत्तर पश्चिम में मध्यकालीन भारत से पूर्व मतलब पहले कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता था? शारदा लिपि का। ठीक है। अब देखिए 133 नंबर जो है साइंस का है, XeF4 है ना, ये Xe मतलब जेनॉन है, ये आयरन फ्लोरीन है कि सही ज्यामितीय तथा संकरण अवस्था कौन सी है? भाई साहब ये सवाल भी पूछना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन पूछ दिया तो कोई बात नहीं। sp3d2 होता है, sp3d2 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्ग समतलीय होता है। कह रहा विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? भाई साहब कितनी सीट चाहिए? तो आपको 1/10 सीट चाहिए। कितना सीट चाहिए आपको? 1/10 सीट चाहिए, ठीक है, 10वां भाग। और यही 1/10 भाग कोरम के लिए भी चाहिए। 1/10 सदस्य जो है कोरम के लिए, मतलब संसद की कार्रवाई को चलाने के लिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होना चाहिए? 1/10, 1/10, तो संसद की कार्रवाई चलेगी। अब यहाँ कह रहा है कि अगर आपको विपक्ष का नेता बनना है, ठीक है, तो टोटल सीट का 1/10 सीट आपको लाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए टोटल सीट अगर मान लीजिए 60 है, जिसका 1/10 यानी 6 सीट आपको लाना पड़ेगा, तब आप बनिएगा का विपक्ष के नेता बनिएगा। और विपक्ष का नेता को आप साधारण ना समझिए दोस्तों, ये एक मंत्री के बराबर हैसियत रखता है। कह रहा है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा है? आप जानते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषा था और प्लस 8 भाषा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहला भाषा सिंधी था, उसके बाद फिर नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, उसके बाद फिर मैथिली, संताली, बोडो और डोंगरी जोड़ा गया है ना। तो मूल अभी जो वर्तमान 8वीं अनुसूची में है उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है ना। ये शिवराजपुर जिले कहाँ पे हैं दोस्तों? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? ये तो आप जानते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण यान यहीं पे है, ठीक है। आगे देखिए भैया, कह रहा है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये है एंजेला मार्केल, जर्मनी की चांसलर थी पहले, अभी नहीं है ना। एंजेला मार्केल को विश्व शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि भाई साहब कि यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा क्या है? तो यूएई की मुद्रा दोस्तों है दिरहम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? दिरहम। अगर आपसे पूछिए कि बात बताइए इंडोनेशिया का रुपया क्या है, तो कहोगे इंडोनेशिया का रुपया ही है। मालदीव का क्या है? तो रुपया है। मकाऊ का बता के दिखाओ, पटाखा। अरे भाई साहब मकाऊ का पटाखा है, मकाऊ का पटाखा। अच्छा तुर्कमेनिस्तान, कल का सेट में मैंने बताया तुर्कमेनिस्तान का रुपया का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है मनात। मनाते रहिए तुर्कमेनिस्तान को, मनात। कहते हैं 2022 में राष्ट्रमंडल खेल डैश राष्ट्रमंडल खेल थे, मतलब कौन से क्रम के राष्ट्रमंडल खेल थे? ये 22वें थे। कौन थे? 22वें थे। आप जानते हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कहता है अगला सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, गृह विभाग के अंदर नहीं आता है? देखिए गृह विभाग के अंदर में गृह मंत्रालय आता है, कोई दिक्कत, ये भी आता है, राज्य विभाग भी आता है और आंतरिक सुरक्षा भी आता है, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं आता दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन नहीं आता? कानून व्यवस्था राज्य के अंदर नहीं आता है। गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा ये सब आता है, ठीक है। कानून व्यवस्था जो है ये राज्य सरकार का दायित्व है। कानून व्यवस्था किसका दायित्व है दोस्तों? ये राज्य सरकार का दायित्व है। यानी कानून और प्रशासन किसके अंदर आता है? तो राज्य सरकार के अंदर आता है।
क्लियर है। आगे बढ़िए कह रहा है शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि। भाई साहब कितने बार ये सवाल पूछ चुका है अलग अलग एग्जामों में। यानी पुरंदर की संधि जो है यानी ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन हुआ था दोस्तों, तो 1665 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी और जयसिंह, इसको घुमा फिरा के पूछते रहता है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुआ, तो शिवाजी और जयसिंह के। कभी पूछ देगा कि पुरंदर की संधि जो है कब हुआ, तो 1665 ईस्वी में हुआ था। आप इसको नोट डाउन कीजिए, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इस संधि में एक बात और खासियत है कि बीपीएससी में सवाल पूछता है इस तरह से कि इस संधि के तहत जो है ना दोस्तों, शिवाजी का जो कुल 35 किला था जिन्होंने जीते थे, ये 35 किला, इनमें से 23 किले को इसमें से 23 मुगल शासकों को सौंप दिया। यानी 23 किलो को दे दिया, मुगल शासक को देना पड़ा, और 12 किला जो है अपने पास रखे थे। ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। पुरंदर की संधि के तहत 35 किलो में 23 किला जो है मुगल को देना पड़ा, और 12 किला अपने पास रखे कौन, महाराज शिवाजी। ठीक है, ये था हमारा जीके जीएस 150 का टोटल तमाम प्रश्न। आपको पक्का समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको हमारा वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो घंटा वाला बटन में है ना दोस्तों, उसको मारिए, ठोक के दबा दीजिए, टन से बजा दीजिए उसको, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 4 बजे हमारा वीडियो आता है डेली, तो उस हिसाब से आप अपना रूटीन बना करके तैयारी करते रहिए। प्रतिदिन एक सेट बनाइए, कंपलसरी है एक सेट। अगर आप किसी डिफरेंट पार्टिकुलर टॉपिक पे, साइंस का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, जो भी वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करें। भगवान यानी माता रानी आपकी सफलता ज़रूर कराएगी। थैंक यू वेरी मच।